इंडिया यानी भारत एक बहुत ही खूबसूरत देश जो अपनी संस्कृति और परंपरा के लिए जाना जाता है। शानदार, जबरदस्त, अतुल्य, ये सारे शब्द भी कम पड़ जाते हैं जब हम भारत जैसे महान देश की उन छोटी छोटी गलियों की ओर निकल पड़ते हैं। वो गलियां जो सिर्फ एक नुक्कड़ से दूसरे नुक्कड़ को नहीं बल्कि भारत में रहने वाले हर भारतवासी के दिलों को जोड़ती हैं। यहाँ हर मोड़ पर भाषा बदलती है, वेशभूषा बदलती है, लेकिन जो नहीं बदलती वो है यहाँ के लोगों की हैप्पीनेस और उस हैप्पीनेस के पीछे जुड़ी एक दिलचस्प कहानी। मेरा नाम है अनुज वशिष्ठ और मैं निकल चुका हूँ उसी हैप्पीनेस के फॉर्मूले की तलाश में एक दिलचस्प सफर पर, जो है सही मायने में द आर्ट ऑफ लिविंग, क्योंकि ये है हैप्पीनेस ऑन व्हील्स। नमस्कार, प्रणाम और मेरे सभी श्रोताओं को वेरी गुड इवनिंग। मेरा नाम है अनुज वशिष्ठ और स्वागत है आप सभी का मेरे शो हैप्पीनेस ऑन व्हील्स पर, जहां आप सभी के लिए मैं लेकर आता हूं हर सप्ताह एक खूबसूरत और दिलचस्प कहानी। मैं और मेरी डुगडुगी निकल पड़ते हैं उस कहानी की तलाश में जिनके पात्रों में होता है साहस, जोश और मन में कुछ कर गुजरने का आत्मविश्वास। आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं उसके लिए मैं और मेरी डुगडुगी निकल पड़े हैं एक ऐसी जगह के लिए जहां का हस्तशिल्प और यहाँ की बनी साड़ियां बहुत ही प्रसिद्ध हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के शहर मऊ की, जिसे मऊ नाथ भजन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ साड़ियों के कई कारखाने हैं। यहाँ की यह कला वर्षों पुरानी है। कहा जाता है कि एक बार बादशाह अकबर मऊ से गुजर रहे थे, तब उनके साथ आए शिल्पकार और कारीगर जो ईरान, अफगानिस्तान और तुर्की से आए थे, वो सब यहीं बस गए। समय के साथ उन्होंने इस जगह को अपना घर बना लिया और अपनी कला और शिल्प को इस जगह का हिस्सा बना लिया। आज फैक्ट्री और मशीन के इस आधुनिक युग में भी यहाँ शिल्पकारों ने इस कला को जीवित रखा है। लेकिन मऊ का इतिहास इससे भी पुराना है। पुरातत्व विभाग को खोज में ऐसे ना जाने कितने ही अवशेष मिले जिनसे यह पता लगता है कि इस जगह पर मानव सभ्यता बहुत पहले से है। करीब 1500 साल पहले यहाँ एक घना जंगल हुआ करता था और यहाँ तमसा नदी के किनारे लोग इस जगह के सबसे पुराने वासी माने जाते हैं। कर्नाटक से उत्तर प्रदेश के मऊ तक का सफर तय करने में मुझे करीब 2 दिन का समय लगा, जिसकी दूरी लगभग 1500 किलोमीटर की है। सैयद सालार मसूद गाजी के साथ 7 अजूबे सूफी संत बाबा मलिक ताहिर और मलिक कासिम की मजार पर लोग दूर दूर से आते हैं। साथ ही यहाँ अकबर की बेटी जहांनारा बेगम का मकबरा भी था, जिसकी याद में अब एक शाही मकबरा बनाया गया। 1988 में मऊ को आजमगढ़ से अलग कर दिया गया और एक अलग जिला बना दिया गया। आज मऊ एक बहुत ही बड़ा टेक्सटाइल हब भी है, जिससे यहाँ के लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार की सुविधा उपलब्ध होती है। तो जनाब, ये तो था मऊ का हाल। अब मैं आपको ले चलता हूँ आज की हमारी कहानी के पात्र के पास, जिनका नाम है पंकज यादव। पंकज का जन्म एक पढ़े लिखे परिवार में हुआ। बचपन से ही उनके माता पिता को उनसे बहुत आशाएं थी। पंकज हमेशा से ही आसपास के लोगों से उनके दादा परदादा के किस्से सुनते रहते थे कि कैसे उन्होंने समाज सेवा और जन कल्याण के लिए अपना जीवन लगा दिया था। यही बातें हमेशा पंकज के जहन में घूमती रहती थी कि कैसे वो भी अपने पूर्वजों की तरह समाज की भलाई के लिए कुछ कर सकें। पढ़ाई लिखाई में ज्यादा मन न लगने के कारण पंकज ने स्नातक की पढ़ाई के बाद ही आगे पढ़ने की बजाय खुद का बिजनेस करने की सोची। लेकिन वो कहते हैं ना कि सोची हुई बात अगर पूरी हो जाए तो फिर जिंदगी के मायने ही बदल जाएंगे।
कुछ समय बाद बिजनेस में उन्हें घाटे का मुंह देखना पड़ा। हताश हुए पंकज वापस अपने घर आकर बैठ गए। उनके पिता उनका उतरा हुआ चेहरा देखकर समझ गए थे कि पंकज जीवन की समस्याओं का सामना करने में असमर्थ हो चुके हैं। वैसे तो पंकज के पिता हमेशा ही पंकज की मदद करने के लिए खड़े रहते थे, लेकिन फिर भी पंकज चाहते थे कि वे अपने बलबूते पर कुछ करें। उस दिन जब पंकज कुछ ज्यादा ही निराश थे तो उनके पिता ने उन्हें समझाया और कहा कि मुझे भी तुम्हारी उम्र में अपने भविष्य की चिंता रहती थी। अपने बेटे में अपने खानदान की पुरानी परंपरा का भाव देख पंकज के पिता ने उन्हें समाज सेवा में आगे की पढ़ाई करने की सलाह दी। पिता की बात से पंकज को राहत की सांस मिली और उन्होंने समाज सेवा की ओर ध्यान देना शुरू किया। इसके बाद पंकज को समाज सेवा के कार्यों के लिए ही नौकरी मिल गई, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने पाया कि वे पूरे दिन कागजों और ऑफिस के कामों में ही उलझे रहते हैं। उन्हें लोगों की समस्याओं को सुलझाने का मौका तो मिल ही नहीं रहा। तो जनाब जल्द ही उस नौकरी से उनका मन उठ गया और उन्होंने वो नौकरी भी छोड़ दी। हर बार की तरह एक बार फिर पंकज निराश और हताश होकर घर वापस लौट आए। बार बार असफलता हाथ लगने की वजह से पंकज का मनोबल टूटता दिखाई दे रहा था। अब पंकज को कोई भी रास्ता नहीं मिल पा रहा था। क्या पंकज ऐसे ही अपने जीवन में असफल होता रहेगा, या फिर इस बार उनके जीवन की यह असफलता कोई नई सफलता की सीढ़ी के रूप में आई थी? अब दिशाहीन पंकज अपने जीवन के दिन इसी सोच में गुजार रहे थे। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उन्हें इस समय आवश्यकता थी तो बस एक सही मार्गदर्शन की। एक दिन पंकज ने अपने एक दोस्त के कहने पर, जो स्वयं एक एनजीओ चलाते हैं, उन्होंने द आर्ट ऑफ लिविंग के इंटरनेशनल सेंटर बेंगलुरु जाने को कहा। बेंगलुरु जाने का मन बनाकर पंकज जैसे ही द आर्ट ऑफ लिविंग के आश्रम की चौखट पर अपना पहला कदम रखते हैं, उन्हें लगा कि जैसे एक हवा का झोंका उन्हें छू के निकल गया हो। उन्हें महसूस हुआ कि शायद यही वो जगह है जिसकी वो इतने समय से तलाश कर रहे थे। उस समय द आर्ट ऑफ लिविंग का द स्टैंड अप एंड टेक एक्शन कैंपेन अपने आखिरी चरम पर था और साथ ही मिशन ग्रीन अर्थ कैंपेन शुरू होने जा रहा था। उन्हें लगा कि यही वो मौका है जिसकी उन्हें तलाश थी। यहां से पंकज ने पीछे न मुड़कर देखने का फैसला किया। उन्होंने गुरुदेव श्री श्री रविशंकर की प्रतिमा के सामने शीश झुकाकर उनका आशीर्वाद लिया और अपने काम में जुट गए। पंकज ने दिन रात एक कर कर मेहनत की। जो भी काम उन्हें दिया जाता वे कभी ना नहीं कहते, और जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाता तब तक ना तो आराम करते और ना हार मानते। उनकी इसी लगन और मेहनत का परिणाम जल्द ही सबको दिखने लगा। द आर्ट ऑफ लिविंग में अब सब उन्हें जानने लगे थे। उन्हें वहां एक नया परिवार मिल गया था। 10 सालों की कड़ी मेहनत के बाद पंकज के नाम के साथ उनकी अनेक उपलब्धियां जुड़ चुकी थी, जैसे द स्टैंड अप एंड टेक एक्शन, मिशन ग्रीन अर्थ, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज इन बिहार, सेंसेशन प्रोजेक्ट्स आदि। पंकज अपनी इन सभी सफलताओं का श्रेय गुरुदेव श्री श्री रविशंकर और आर्ट ऑफ लिविंग के अपने सभी साथियों को देते हैं। आज भी जब वे अपने अतीत में जाते हैं तो उन्हें उस निराश और हताश पंकज की झलक दिखती है। इसीलिए वे आज भी कभी अपनी तरक्की पर घमंड नहीं करते। हमेशा कहते हैं कि आज मैं जो कुछ हूं गुरुदेव की वजह से हूं। आपको अगर ये लग रहा है कि हमारी कहानी यहीं समाप्त हो गई है तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके बाद मैं और मेरी डुगडुगी आपको ले चलेंगे कहानी के आखिरी चरण में, जहां मैं आपको सुनाऊंगा पंकज के जीवन के कुछ और अनोखे किस्से, जहां पंकज बताते हैं कि जब भी उन्हें किसी परेशानी का सामना करना पड़ता तो कैसे गुरुदेव श्री श्री रविशंकर सदैव उनकी मदद के लिए उनके साथ खड़े रहते।
अब तक मैंने आपको बताया कि कैसे पंकज यादव ने अपने दिशाहीन जीवन को द आर्ट ऑफ लिविंग और गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के आशीर्वाद से एक नई दिशा प्रदान की। उन्होंने न केवल अपने जीवन को सुधारा बल्कि समाज के लाखों लोगों के जीवन में बदलाव लाए। अपनी इस यात्रा को याद करते हुए पंकज बताते हैं कि हर दिन उन्हें एक नई चुनौती का सामना करना पड़ता था, लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि उनके मन में अपने काम को छोड़ देने या हार मान जाने जैसे विचार आए हों। ऐसा ही एक किस्सा पंकज बताते हैं कि जब उनकी बस का अचानक एक्सीडेंट हो गया था, जो कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स से भरी हुई थी। उस समय पंकज और उनकी टीम ने टॉयलेट बनाने का काम अपने हाथों में लिया था, लेकिन दुर्घटना की वजह से मीडिया और आसपास के लोगों ने पंकज को उस दुर्घटना और उन वर्कर्स की जान जोखिम में डालने का दोषी बताना शुरू कर दिया। उस वक्त पंकज ने हार मानने की बजाय एक जिम्मेदार लीडर की तरह लोगों और परिस्थितियों का सामना किया। उन्होंने अपने साथियों और वर्कर्स को ठीक तो कराया ही, साथ में प्रोजेक्ट को भी रुकने नहीं दिया। पंकज और उनकी टीम ने 90 दिनों की कड़ी मेहनत कर करीब 700 टॉयलेट्स बनवा दिए। काम पूरा होने पर जो लोग उनकी बुराई कर रहे थे, उन्हीं ने उनकी तारीफ करना शुरू कर दिया। लोगों ने पंकज से हाथ जोड़कर माफी मांगी। पंकज बताते हैं कि उन्हें इस बात का हमेशा पता था कि गुरुदेव श्री श्री रविशंकर हर घड़ी उनके साथ खड़े रहते हैं। जब भी उन्हें कोई परेशानी आती, वे उनका स्मरण कर सही रास्ता चुन लेते थे। पंकज बताते हैं कि गुरुदेव ने उन्हें कभी निराश नहीं होने दिया। और जनाब, यही वो जगह है जहां उन्हें अपनी जीवन संगिनी भी मिली। पत्नी विमला की ओर देखते हुए उनकी आंखों से खुशी के आंसू रुक नहीं पाए। भारी आवाज में वो रोते हुए मुस्कुराए और कहने लगे कि उनका पूरा जीवन एक सीख है और जो भी उन्होंने अपने जीवन में सीखा उसे वे अपने लोगों को सिखाएंगे। दिल पर हाथ रखकर आंखें बंद कर पंकज ने गुरुदेव श्री श्री रविशंकर को याद किया और ठंडी सांस लेकर कहा, जय गुरुदेव। तो हुजूर, अब मुझे दीजिए इजाजत, ताकि अगली बार मैं फिर से एक और जोश, उत्साह, साहस और दृढ़ निष्ठा से भरी कहानी आप तक ला सकूं। मैं और मेरी डुगडुगी तैयार हैं एक नए सफर के लिए। होगी अगले हफ्ते फिर से मुलाकात भारत के एक नए शहर की एक नई कहानी के साथ, सिर्फ हैप्पीनेस ऑन व्हील्स पर। तब तक के लिए आप सुनते रहिए द आर्ट ऑफ लिविंग रेडियो। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अनुज वशिष्ठ। जरा मुस्कुराइए।